सो हेलो ऑल ऑफ़ यू अगैन। आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। सो बायोडाइवर्सिटी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, हमें पता है बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है। सो इफ़ वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, सो इट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स टू बायोम्स। मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, डाइवर्सिटी मतलब आप बोलोगे डिफरेंट विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो अलग अलग जगहों पे हैं, तो हम उनको ही उसी के लिए हम बायोडाइवर्सिटी टर्म यूज़ करते हैं। एडवर्ड विल्सन ने ये टर्म प्रपोज किया था। ठीक है। तो किया होगा। हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, हमें लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है कि हम किस लेवल पे विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला लेवल होता है हमारा जेनेटिक लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर दूसरा लेवल होता है स्पीशीज़ लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर तीसरा होता है हमारा इकोलॉजिकल लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। हमें बस एग्जाम्पल याद होने चाहिए इन तीनों के पास। नंबर ऑफ स्पीशीज़ हमारे अर्थ पे कितने क्या क्या है ये हम देखेंगे। ठीक है। उसके अलावा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मेन हमें पढ़ना होता है। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब अर्थ है तो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे कैसा पैटर्न रहता है स्पीशीज़ का। इक्वेटर, ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, वहाँ पे कैसा पैटर्न रहता है डाइवर्सिटी का। हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर रहे हैं तो इसका कॉज क्या है, इसको बचा कैसे सकते हैं। ठीक है। ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी शोन बाय सिंगल स्पीशीज है जेनेटिक लेवल। इसका मतलब जैसे हम लोग हैं ह्यूमंस, हम ह्यूमन होमोसेपियंस हैं, लेकिन हम एक अगर मैं आपको देखूँ आप मुझे देखो तो हम दोनों खुद भी सेम नहीं है। मतलब हम सब हैं होमोसेपियंस बट जेनेटिक लेवल पे सब डिफरेंट है। इसी को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल आता है बच्चों, राव वॉल्फिया। ये एग्जाम्पल आपको याद करना है, ये एग्जाम्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। राव वॉल्फिया वोमिटोरिया, राव RAU वॉल्फिया। ठीक है। वोमिटोरिया ये हिमालयन रीजन पे पाया जाता है। ऑलराइट, मान लो ये हिमालयन रीजन है। ऐसे होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे जो ये रावोल्फिया स्पीशीज़ होगी ये ज़्यादा मेडिकल एक केमिकल रिलीज़ करती है, ये रेसरपीन नाम की। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, मेडिसिनल यूजेस होते हैं। मान लो ये यहाँ है तो यहाँ ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस कर रही है, बीच में कम अमाउंट प्रोड्यूस कर रही है, नीचे है तो और ज़्यादा कम प्रोड्यूस कर रही है। तो मतलब जगह जगह से ये इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफरेंट हो गया, जिसकी वजह से इसका केमिकल जो है कम रिलीज़ होने लगा। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। फिर आते हैं वही मैंगो के, हमें इतने डिफरेंट स्पीशीज़ देखने को मिलते हैं। ठीक है। वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट आता है सेकंड, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल एट स्पीशीज़ लेवल, ये हमारा वेस्टर्न घाट होता है और ये हमारा ईस्टर्न। हमारी NCERT में यही एग्जाम्पल है। ठीक है। वेस्टर्न घाट्स के पास सबसे ज़्यादा एम्फीबियन स्पीशीज़ होते हैं देन ईस्टर्न घाट। बस याद रखना है हमें इतना। मतलब डिफरेंट प्रकार के स्पीशीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, यहाँ इतने नहीं मिलेंगे। फिर आता है इकोलॉजिकल, मतलब इंटरेक्शंस। जैसे डेजर्ट में कैसा इंटरेक्शन है हमारा। ठीक है। डेजर्ट, मैंग्रोव्स, यूशेरीज, रेन फॉरेस्ट, वेटलैंड, कोरल रीफ्स। ठीक है। इन जगहों पे किस तरीके का डाइवर्सिटी है इकोसिस्टम लेवल पे। जब हम डाइवर्सिटी देखते हैं तो इंडिया में देखो डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, यूशेरीज, ये सब देखने को मिल रहा है। ख़त्म स्टोरी। ठीक है। हमें बस इतना याद रखना, इकोलॉजिकल लेवल में ना एक हम ये मेंशन करते हैं, आपको NCERT ये बताती है कि जो इंडिया का इकोसिस्टम है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है। इनकी डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है और कंपैरिजन में दिया हुआ है स्कैंडिनेवियन का, स्कैंडिनेवियन जो कि एक कंट्री है, नेवियन कंट्री नॉर्वे में। ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो वही कंपैरिजन एट द लेवल ऑफ इकोलॉजी। ना इसके बाद आता है हमारा नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ ऑन अर्थ। नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ ऑफ अर्थ में ना बच्चों, हमें आपको क्या मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इन सब को इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है, हमें बस इम्पॉर्टेंट बात याद होनी चाहिए। स्पीशीज़ की काउंटिंग ना एक
इंस्टीट्यूशन देती है IUCN। उसने 2004 में ये बोला था कि 1.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं हमारे अर्थ पे हैं, 1.5 मिलियन। वहीं पे एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था रॉबर्ट मे। उन्होंने बोला नहीं भाई साहब 7 मिलियन है। बस ऐसे ही ये लोग कोई कोई डेटा दे रहे थे, ठीक है। तो ये बात तो ये नंबर ऑफ स्पीशीज़ की हो गई कि किसने क्या बोला। उसके बाद हमारे पास ना और क्या बात आई, बात ये आई कि स्पीशीज़ टोटल कितने हैं हमारे अर्थ पे। तो बात ये आई, बोला गया भाई हमें पता है कि स्पीशीज़ में एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं। प्लांट्स को बोला उन्होंने कि मोर देन 22% भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 22%। एनिमल्स में भाई दो चीज़ें होंगी, एक इंसेक्ट्स हैं और अदर्स। जो इंसेक्ट्स होंगे वो बोला कि 70% है भाई हमारे अर्थ पे, और अदर्स को बोला कि भाई 30% है, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी है, देख लेते हैं हम लोग। 7 मिलियन रॉबर्ट में ने, IUCN ने 1.5 बोला, ओनली 22% बोला हमारे प्लांट्स के बारे में, और अबव 70% बोला एनिमल्स रहते हैं, जिसमें से प्लांटी वही 22, जिसमें से अब अमंग एनिमल्स में बात करी कि इंसेक्ट 70% हैं, विच मीन्स कि 10 एनिमल में से 7 जो हैं वो इंसेक्ट होंगे और बाकी सारे अदर्स हैं, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद हमारे पास इंडिया का ना कुछ लैंड्स रिलेटेड हमें डेटा याद रखने हैं, और वो इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखने पड़ेंगे। हमारा इंडिया जो है, हमारे इंडिया का एरिया परसेंटेज जो पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करता है बच्चों, वो 2.4 है। मतलब लैंड इतना है हमारे, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ओनली 2.5% ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और स्पीशीज़ कितने परसेंट हमारे कंट्रीब्यूशन में आ रहे हैं इंडिया के अंदर ही, विच इज़ 8.1। हमें ये डेटा याद रखना है। हमारे इंडिया में हमें एनिमल्स अगर देखें तो वो लगभग 90,000 स्पीशीज़ देखने को मिली। प्लांट्स जो हैं वो हमें देखने को मिले 45,000, 45,000, ठीक है। सेम टू सेम राइस, चावल, ये हमें 50,000 स्ट्रेन्स मिले, मतलब डिफरेंट टाइप के, ठीक है। उसके बाद मैंगो देखने को मिला, तो उसके 1000 वैरायटीज़। ये याद रखो, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि एरिया कितना है और स्पीशीज़ हमारा इंडिया कितना परसेंटेज जो है कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। Here you can see India has 2.4% of the world's land but 8.1% of the species diversity। हमारी इंडिया 12 मेगा डाइवर्सिटी में से 1 मेगा डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पे 45,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है, ठीक है। फिर 50,000, यही वही सारी कहानी है जो हमें इतनी इम्पॉर्टेंट, मतलब इतना नहीं पूछा गया है, फिर भी आप एक बार इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। बायोलॉजिस्ट ने जब काउंटिंग करी ना, तो उन्होंने ना प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया को काउंट नहीं किया। बैक्टीरिया को क्यों नहीं काउंट किया, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। बैक्टीरिया को इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि भाई उसको तो हम कहीं भी कितना भी वो अनलिमिटेड नंबर में ग्रो कर जाते हैं। तो देखो जो कन्वेंशनल हमारा पुराना मेथड है वो इसको काउंट करने के लिए सही नहीं है, नॉट सूटेबल। तो कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सूटेबल, इसीलिए पहला रीज़न, इसीलिए हम प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, टोटल नंबर में। दूसरा, लेबोरेटरी में मैनी स्पीशीज़ कैन नॉट बी कल्चर। लेबोरेटरी में हम बहुत सारी स्पीशीज़ को कल्चर भी नहीं कर पाते। ओवर, ख़त्म स्टोरी, कहानी हो गई हमारी इसकी समाप्त, ठीक है। अब ज़रा मुझे एक और बात बतानी है आप लोगों को। आप ज़रा ये देखिए, ये पाई चार्ट। पहले हम लोग ये पाई चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चों पाई चार्ट में अगर आप लोग देखोगे तो जब आप इनवर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट बनाते हो
ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट बनाओगे, सबसे ज़्यादा कौन देखने को मिलेगा? इंसेक्ट्स। ये पूरे जो हैं ये सारे इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, 10 में से 7 जो होंगे वो इंसेक्ट्स होंगे। बाकी हमें क्या देखना है? बाकी हमें देखना है, बाकी क्या है? मोलस्कास, मोलस्कस, क्रस्टेशियंस, ठीक है, फिर अदर एनिमल्स। सो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी एक बार पूछा गया है। अदर एनिमल्स, क्रस्टेशियंस एंड मोलस्कस। फिर वर्टिब्रेट्स में देखो, वर्टिब्रेट्स में ये बड़ा वाला पोर्शन हमें याद रखना पड़ेगा, फिशेस है। फिर हमें ये भी याद रखना है, पहले पोजीशन पे मैमल है, दूसरे पे बर्ड्स हैं, तीसरे पे बर्ड्स रेप्टाइल्स हैं, और चौथे पे एम्फीबियन, MBRA। ठीक है, ये हमें याद रखना है। मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, ये वर्टिब्रेट्स हैं। सबसे ज़्यादा फिशेस होती हैं। फिर हम जब प्लांट्स की बात करते हैं तो फंगस और एंजियोस्पर्म, यहाँ फंगस, यहाँ एंजियोस्पर्म, देन मॉसेस एंड देन फर्न्स एंड देन एल्गी एंड देन लाइकन्स। ये हमें ये पूरा का पूरा पैटर्न याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये हमें याद हो गया। अब देखो पैटर्न, सबसे पहले लैटिट्यूड। लैटिट्यूडनल का मतलब होता है जैसे ये अर्थ है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है जो हमें नहीं पढ़नी, हमें लैटिट्यूडनल एक्सिस पढ़नी है। तो जब हम लोग लैटिट्यूडनल एक्सिस पढ़ते हैं तो इसमें भी दिखा देती हूँ, मैंने ये बनाया। तो लैटिट्यूड में ये तो होता है इक्वेटर। ये क्या होता है? इक्वेटर। क्या होता है बच्चों? इक्वेटर। इक्वेटर ये हमारा पोल होगा एंड का, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, जहाँ बहुत ठंड होती है। इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये हमें टेम्परेट रीजन मिलता है। क्या मिलता है? टेम्परेट रीजन। ये भी टेम्परेट रीजन है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों को इसके नीचे जो टेम्परेट और इक्वेटर के जो पास वाला पोर्शन होता है, ये पूरा ये होता है हमारा ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉपर इन्वायरमेंट हमें मिलेगा, सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ हमें यहीं मिलेंगी। ठंडी जगहों पे कौन रहना पसंद करेगा, है ना? और जहाँ बार बार टेम्परेट मतलब टेम्परेचर, जहाँ बार बार मौसम चेंज हो रहा होगा, टेम्परेचर सीजनल चेंजेस हो रहे हैं, वहाँ पे भी कौन रहना पसंद करेगा? ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते वहाँ पे। जहाँ सीजनल चेंजेस होते हैं वहाँ ज़्यादा रहना नहीं पसंद करेंगे। लेकिन जो ट्रॉपिकल रीजन है वो ऐसा है जहाँ पे चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको बार बार किसी चीज़ से लड़ने की कोशिश नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ कौन से एरिया पे सबसे ज़्यादा होंगे, तो ट्रॉपिकल पे और इक्वेटर के पास। ठीक है, तो ये हमारा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट है सबसे पहला। तो देख लो, डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो हमारी स्पीशीज डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें एग्जाम्पल्स याद रखने हैं इसके। एग्जाम्पल्स में हमें क्या याद रखना है? सबसे पहले कोलंबिया इक्वेटर के पास है तो इसके पास स्पीशीज़ ज़्यादा हैं। इंडिया भी ट्रॉपिक के पास है तो इसके पास भी स्पीशीज़ ज़्यादा हैं। ये इतना पास नहीं होता तो इसके पास स्पीशीज़ कम है, देख रहे हो 105, उससे भी कम है ग्रीनलैंड के पास। ठीक है, हमें बस इतना याद रखना है, कोलंबिया, फिर इंडिया, फिर न्यूयॉर्क और फिर ग्रीनलैंड। ठीक है, ये हमारे स्पीशीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है अगर हम लैटिट्यूड की उससे देखेंगे तो। ठीक है, लैटिट्यूडनल पैटर्न अगर देखें तो। ओके बच्चों, ये इक्वेटर है। ओके, सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन, जैसे कि इक्वेटर ये कंट्री है बच्चों, जगह है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इक्वेटर जहाँ पे 10 टाइम्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स हैं। ठीक है, देन एज कम्पेयर टू द टेम्परेट फॉरेस्ट जैसे कि मिड वेस्ट ऑफ USA, ये भी एक एग्जाम्पल है। मतलब इक्वेटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे 10 गुना ज़्यादा वेस्कुलर प्लांट्स हैं इन कंपैरिजन टू द टेम्परेट फॉरेस्ट जहाँ मौसम चेंज होता रहता है इन ऑफ द मिड वेस्ट ऑफ द USA। फिनिश इक्वेटर। ओके, चलो हमें इतना क्या, हमें ये भी इतना नहीं याद रखना, हमें बस याद रखना है ट्रॉपिकल अमेजन फॉरेस्ट पे सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, ये हमें पता है। चलो ये इम्पॉर्टेंट है।
लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रीजंस फॉर हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज रिचनेस इतनी ज़्यादा क्यों है, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन पे। सबसे पहली बात कि भैया कांस्टेंट इन्वायरमेंट है, लेस सीजनल है, ठीक है, इसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा समय मिल जाता है, किसके लिए, अपने आप को इवोल्यूशन करने के लिए, तो दे हैड मोर इवोल्यूशनरी टाइम, है ना। उसके बाद ट्रॉपिक रीजन में भैया जो हमारा सन है वो बहुत डायरेक्ट आता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से हो पाती है, तो दे रिसीव मोर सोलर एनर्जी विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। दूसरा पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी है स्पीशीज एरिया रिचनेस। स्पीशीज एरिया रिचनेस जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। स्पीशीज एरिया रिचनेस में आता है हमारा ग्राफ जो हमें करना है, ठीक है। अब वो एक ग्राफ हमने इकोसिस्टम में पढ़ा, अब एक ग्राफ हम लोग बायोडाइवर्सिटी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहली बात, स्पीशीज एरिया रिचनेस हमें अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। इन्होंने ही स्टडी करी एक जगह पे। चलो इसको हम थोड़ा समझते हैं। जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे, उन्होंने क्या कहा, मैं सिंपल भाषा में समझाती हूँ। उन्होंने बोला जैसे मान लो कि ये एक एरिया है, एरिया नंबर 1, और ये एक दूसरा एरिया है, एरिया नंबर 2। तो भाई मुझे बताओ सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ कहाँ होंगे, तो ऑब्वियसली एरिया नंबर 2 पे होंगे, क्योंकि जितना बड़ा एरिया उतने ज़्यादा स्पीशीज़, राइट। तो स्पीशीज़ की जो रिचनेस है, स्पीशीज़ का जो नंबर है, वो एरिया बढ़ती है तो उस हिसाब से स्पीशीज़ का नंबर भी बढ़ जाता है। ये हमें अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बोला था। उन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल में देखा कि स्पीशीज़ रिचनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एरिया, बट ओनली अप टू अ लिमिट। ऑब्वियस सी बात है, स्पीशीज़ ने सारा जगह वो कर लिया, एरिया तो पर्टिकुलर जगह है, जैसे मान लो हर जगह भर गए, अब और स्पीशीज़ जब ग्रो होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वो अब इस एरिया से बाहर निकल के ही जी सकते हैं, ठीक है। तो अप टू अ लिमिट ओनली, तो इसका भी ग्राफ है। अब ये ग्राफ के बारे में हम लोग ज़रा पढ़ लेते हैं। तो जब हम इस ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, तो तुम देखो इधर ध्यान से देखना, एरिया जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे स्पीशीज़ भी बढ़ती चली गई, ठीक है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि स्पीशीज़ का नंबर अब नहीं बढ़ेगा, अब वो कांस्टेंट हो गया है। वो इसीलिए कांस्टेंट हो गया है बच्चों, क्योंकि एरिया जो है वो पूरा कवर हो चुका है। अब चाहे तुम कितनी भी एरिया बढ़ा दोगे, रिचनेस जो है वो अब नहीं बढ़ेगी। क्लियर, ठीक है। तो ये एक ग्राफ है, आपको याद रखना है इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। अच्छा, इकोसिस्टम जब हम पढ़ रहे थे, ज़रा मैं इसको बना देती हूँ यहाँ पे। जब हम इकोसिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने एक तो ये ग्राफ देखा और एक ये ग्राफ। तो आपको याद रखना है, शेप पूछा जाता है, ये एक्सपोनेंशियल का है तो जे शेप ग्राफ है ये, ठीक है। ये जब ये है सिग्मॉइड ग्राफ, ये हमने कब पढ़ा था, पॉपुलेशन डेंसिटी जब हम पढ़ रहे थे। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब ग्रोथ मॉडल है ना, ऑब्वियस सी बात है ये। तो ये आपको इकोसिस्टम में ऐड कर लेना है। ये एक्सपोनेंशियल है और ये लॉजिस्टिक है। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ देखोगे तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, शेप पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं स्पीशीज, इसने बोला कि स्पीशीज़ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। जब हमने इक्वल का साइन लगाया तो कांस्टेंट वैल्यू और ए जेड आ गया, स्पीशीज़ इज इक्वल्स टू सी ए जेड, ठीक है। तो इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। सी जो है बच्चों ये वाई इंटरसेप्ट है, जेड जो होती है ये स्लोप ऑफ द लाइन है, जिसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, इम्पॉर्टेंट। अब जब हम इसमें लॉग लगा देंगे तो इसका ग्राफ अलग हो जाएगा। देखो इसमें लॉग लगा दो बोथ साइड, लॉग एस, जब ये मल्टीप्लाई में होता है बच्चों तो ये प्लस में हो जाता है जब हम इसको लॉग में लगाते हैं, लॉग ए, और जो पावर में होगी वो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन बनती है, हमें ये इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, जेड की वैल्यू।
जेड की वैल्यू स्मॉलर एरियाज़ के लिए 0.1 टू 0.2 होती है, याद कर लो इसे, 0.1 टू 0.2 होती है। लेकिन लार्जर एरियाज़ के लिए वहीं पे ये वैल्यू जो है वो 0.6 से 1.2 हो जाती है। मतलब ये लाइन है ये स्टीपर हो जाएगी, ऐसी ऐसी, और थोड़ी वर्टिकल हो जाएगी, स्टीपर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये है। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका लार्जर एरिया का, कि जो फ्रूगीवोरस बर्ड्स हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं और मैमल्स हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, उनकी जेड की वैल्यू 1.15 है इन बिटवीन दैम, 0.6 से लेके 1.2 की वैल्यू के बीच में। तो इसका अगर मैं ग्राफ पूछेगा तुमको कोई, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? स्टीपर होगा। क्या होगा? स्टीपर। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब कुछ और भी चीज़ें आती हैं, टिलमैन विलमैन, हमें ये भी पढ़ना है, ऑब्वियस सी बात है। चलो, तो भाई ये जो टिलमैन भाई साहब थे, इन्होंने क्या किया? टिलमैन और हमारे पास पॉल एलरिच और अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट तो हमने पढ़ लिया है। टिलमैन ने स्पीशीज़ और बायोमास के बीच का रिलेशन बताया था, बस इतना याद रखना है आपको, और कुछ फालतू बात नहीं याद रखनी। इन्होंने ये बोला कि मोर स्पीशीज शोज लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द टोटल बायोमास, मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे स्पीशीज़ हैं तो वेरिएशंस कम मिलेंगी, क्योंकि खाने का जितना बढ़ेगा उतना ही घटेगा, है ना, फूड जितना बना उतना ही यूज़ हो गया, तो इसलिए वहाँ पे बायोमास का कंटेंट जो है वो थोड़ा उसका वेरिएशन बदलाव कम मिलेगा। बस इतना पॉइंट याद कर लो। ठीक है, डेविड टिलमैन ने ये बात कही थी। ओके, इंक्रीज, अगर डाइवर्सिटी इंक्रीज हुई तो हायर प्रोडक्टिविटी होगा, जो कि हमारे इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए अच्छा है। अब रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, इन्होंने क्या बोला भाई? ये एक साइंटिस्ट हैं, पॉल एलरिच, पॉल एल रिच। ठीक है, इन्होंने दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये हाइपोथेसिस, रिवर पॉपर हाइपोथेसिस। इसके अंदर क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू दिस इन्होंने ना एक बात बोली, इन्होंने ये बात बोली, बस इतना याद रखो। पहले तो रिवर पॉपर हाइपोथेसिस हमें किसने दिया? उन्होंने बोला, आप इस एयरप्लेन को देख रहे हैं, उन्होंने बोला कि इस एयरप्लेन को मानो कि इकोसिस्टम है, यहाँ पे बहुत लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बायोटिक एबायोटिक, इन सब को मैंने रिवेट्स के साथ जोड़ा हुआ है, पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इन रिवेट्स को अगर मैं, और वो रिवेट्स जो हैं वो स्पीशीज़ हैं, ऑब्वियसली इकोसिस्टम को कौन बना रहा है? रिवेट्स बना रहे हैं, स्पीशीज़ बना रहे हैं। अगर हर एक पैसेंजर जो इसमें बैठा हुआ है वो एक एक करके इस रिवेट को रिमूव करता चला जाए तो क्या होगा? मान लो कि छोटे छोटे रिवेट्स, नेल्स हैं, कील्स हैं, निकाल रहा है ये। ठीक है, छोटे छोटे ये जो कीलें निकाल रहा है ये, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मान लो कि मैंने इसका रिवेट निकाल दिया, इस पंख का रिवेट पैसेंजर ने निकाल दिया, तो क्या होगा? पूरा का पूरा एयरप्लेन गिर जाएगा। इसके कहने का ये मतलब है कि अगर इम्पॉर्टेंट रिवेट मिस हो गया तो इकोसिस्टम खराब। If passenger pop a rivet, extinction of a species, it may not affect the flight safely. But as more and more rivets are removed, the plane become dangerously weak. Loss of rivets on the wings, ठीक है, that drive major ecosystem functions, जैसे is more dangerous to flight safety than loss of few rivets on the seats or windows inside the plane. मतलब अगर पंख का निकाल दिया, मतलब की स्पीशीज़ अगर मैंने ख़त्म कर दी तो मेरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, हमें ये याद रखना है। चलो तुम्हें एक और बात बता ही देती हूँ, इसके की पॉइंट्स याद कर लो तुम लोग, टिलमैन के, डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन ने क्या बोला? उसने बोला ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी भाई, मोर डाइवर्सिटी, लेस ईयर, अगर मोर डाइवर्सिटी हुई तो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशंस होंगे, मतलब कम वेरिएशंस होंगे। दूसरा, हाई प्रोडक्टिविटी होगी, हायर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस ने क्या बोला? रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस,
ये हाइपोथेसिस क्या बोलता है? ये हाइपोथेसिस ये बोलता है, सबसे पहले तो ये पॉल एलरिच ने दी थी, पहली बात। दूसरी बात, उसने ना एयरप्लेन को, बस याद करने के लिए बता रही हूँ, इकोसिस्टम माना और रिवेट्स को स्पीशीज माना, ठीक है। और जो रिवेट्स पंखों पे थे, रिवेट्स ऑन विंग्स, उनको उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीशीज माना, की स्पीशीज माना, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बारी आती है। कॉजेस क्या है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के? कॉज, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। 4 कारण है। एक है कि भाई हमने पेड़ पौधे काट दिए, मतलब जो जानवर जहाँ रहते थे उनका हैबिटेट हमने छीन लिया, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। या फिर किसी चीज़ का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इसीलिए वो ख़त्म हो गया हमारे अर्थ से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से एक्सटिंक्शन हो गया, एक्सप्लॉयटेशन से एक्सटिंक्शन हो गया। तीसरा, हमने अपने जगह पे ऐसी कोई स्पीशीज़ ला के रख दी है जिसका नेचुरल प्रेडेटर हमारे इस एरिया में है ही नहीं, तो वो बस बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा और बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी। दूसरा कि कोई एक ऑर्गेनिज्म अगर मर गया है, ख़त्म हो गया है, तो उसके साथ साथ दूसरा ऑर्गेनिज्म जो उसके पे डिपेंड करता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जैसे पॉलिनेशन में हमारा पिग एंड वेस्प है। तो ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। अब रेड डेटा लिस्ट, IUCN ने एक रेड डेटा लिस्ट दिया था बच्चों, ठीक है, 2004 में, जिसमें उन्होंने ये बोला कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं, तुम्हें नंबर याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, कि भाई 784 जो है स्पीशीज़ अब तक ख़त्म हो गए हैं, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं, 87 प्लांट्स हैं ओवर 500 लास्ट 500 ईयर्स। एग्जाम्पल, डोडो मॉरिशस में रहता था, ख़त्म हो गया, ठीक है। क्वागा अफ्रीका में थे, ख़त्म हो गए। थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया में थे, एक्सटिंक्ट। स्टेलर सीका रशिया में थे, एक्सटिंक्ट, ठीक है। और भी 3 सब स्पीशीज़ है, बाली, जवन, कैस्पियन ऑफ टाइगर्स, टाइगर के ये 3 स्पीशीज़ अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। हमें ये याद करने हैं, रेड डेटा लिस्ट का कुछ एग्जाम्पल हमें याद होने चाहिए, हमें ये सब और नहीं याद रखना। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, ये जो 4 कारण है ना जिनकी वजह से हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, इनको हम 4 कारण हैं इसलिए इनको हम बोलते हैं ईवर क्वार्टेट, ईविल क्वार्टेट, ठीक है, ये याद रखना, ईविल क्वार्टेट। अब हैबिटेट लॉस मतलब हम जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़न फॉरेस्ट को काट रहे हैं, है ना, जिससे बहुत ज़्यादा प्लांट्स का हैबिटेट लॉस हो रहा है। सोयाबीन के लिए हम अमेज़न फॉरेस्ट को काट रहे हैं बच्चों, सोचो, ठीक है। सोयाबीन की खेती करने के लिए हम फॉर सोयाबीन हम इसको काट रहे हैं, ऑलराइट। ये हमारा अमेज़न फॉरेस्ट लंग्स ऑफ द प्लैनेट, अर्थ प्लैनेट कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन में स्टेलर्स सीका और पैसेंजर पीजन, ये 2 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको इतना इस्तेमाल किया गया खाने पीने के लिए कि ये अब ख़त्म हो चुके हैं, मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से इनकी एक्सटिंक्शंस हो गई। एलियन स्पीशीज़ ऐसे इस पिक्चर में देखो, जैसे ये एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है, ये सबको ख़त्म कर देगा, लेकिन इसको ख़त्म करने वाला कोई नहीं है, तो ये यहीं रहेगा। इससे हमारी जो स्पेशल अच्छी स्पीशीज़ थी वो ख़त्म हो गई। तो एलियन स्पीशीज़ का इन्वेजन, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एलियन स्पीशीज़ कॉज डिक्लाइन ऑफ द इंडिजिनस स्पीशीज़। एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है नाइल पर्च, जिसको एक एलियन स्पीशीज़ है जिसको हमने लेक विक्टोरिया में अगर रखा तो हमारे किकलिड फिशेस सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि इसने सबको खा लिया। ये नाइल पर्च है, ये बेचारे सुंदर सुंदर से किकलिड फिशेस थे जो अब ना रहे, ठीक है।
फिर दूसरा एग्जाम्पल तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कैरेट ग्रास पार्थीनियम और हमारा वाटर हाइसिंथ जिसको हम एकॉर्निया बोलते हैं। ये भी एक एलियन स्पीशीज़ हैं जिन्होंने हमारे नेटिव स्पीशीज़ को ख़त्म कर दिया। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा क्लेरियस गैरीपाइनस, अफ्रीकन कैटफिश, जिसको इंडिया में लॉन्च किया गया और उसने हमारे इंडिजिनस कैटफिशेस को ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये अफ्रीकन कैटफिश है और ये इंडियन कैटफिशेस हैं। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना है, क्लेरियस गैरीपाइनस। ठीक है, ख़त्म। लास्ट है हमारा को एक्सटिंक्शन, एक ख़त्म तो दूसरा भी ख़त्म। जैसे कोई प्लांट और पॉलिनेटर, मतलब प्लांट है हमारा फिग और वॉस्प, अगर वॉस्प ख़त्म तो फिग ख़त्म, फिग ख़त्म तो वॉस्प ख़त्म। अब हम इसे बचाएं कैसे, हाउ वी कैन सेव दैम। हम इनको 3 तरीक़ों से मतलब हमें क्यों बचाना चाहिए, वाई, रीजंस। पहला रीज़न है, छोटे छोटे रीजंस होते हैं उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स। दूसरे बहुत बड़े कारण भी होते हैं, हमें उसके लिए अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। और तीसरा, भाई हमारी जितनी धरती उतनी सबकी धरती, तो एथिकल आर्ग्यूमेंट्स। नैरोली में आपकी एनसीईआरटी ने क्या गिवन किया हुआ है कि भाई स्मॉल, जैसे हम लोग फूड फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह, टैनेंस, डाइज, ये सब हम लोग अपने नेचर से लेते हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं, मोर देन 25%, 25,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हैं जो मेडिसिनल वैल्यू की हैं। तो ये सब हमें अपने बायोडाइवर्सिटी से ही मिलती हैं, भले ही कम हैं लेकिन मिलती हैं। इसीलिए हमें हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। ब्रॉडली में क्या आता है भाई, अमेज़न फॉरेस्ट ले लो, 20% ऑफ द टोटल O2 जो है हमें हमारे अमेज़न फॉरेस्ट से मिलता है, तो हमें बचाना पड़ेगा हमारी धरती को, बायोडाइवर्सिटी को। पहला रीज़न ऑफ द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स। दूसरा पॉलिनेशन जो है थ्रू बीज, बम्बल बीज, और ये भी एक ब्रॉड कारण है। एथिकल हम बात कर चुके हैं, ये इंट्रिंसिक वैल्यू की। अब हम कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं, पहला है इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू मतलब ऑन साइट, जहाँ पे है वहीं पे कंजर्व कर दो। एक्स सीटू का मतलब है ऑफ साइट, मतलब वहाँ ना सेव करके, वहाँ ना कंजर्व करके कहीं और ले आया और वहाँ पे उसका पालन पोषण किया। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं फटाफट से, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाने वाला है। ये याद रखना है भाई, इन सीटू में एग्जाम्पल्स, इन सीटू में नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, नेचुरल मॉन्यूमेंट्स, कल्चरल लैंडस्केप्स वगैरह आते हैं। इंडिया के पास 14 बायोस्फीयर हैं, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। भाई याद रखोगे आप इसे। ठीक है, स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द वेलफेयर ऑफ द, और अब नेशनल पार्क्स, अब हमें ना यहाँ पे ना एक्सप्लेनेशन दी हुई है, हमें इतना डीप में अभी नहीं जाना है, हमें बस नंबर याद रखने हैं कि कैसे कैसे हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद करनी है हमें। ये एग्जाम्पल्स जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, सबसे पहला एनसीईआरटी में गिवन है फॉरेस्ट फ्रेगमेंट्स विच आर कॉमनली प्रोटेक्टेड। हम अपने पेड़ों को कैसे बचाते हैं, उनकी पूजा करके, है ना, जो जहाँ है वहीं रहे, उनकी पूजा करते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सेक्रेड ग्रूव्स मतलब पवित्र ग्रूव्स ऑफ इन खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, पहला एग्जाम्पल, खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय। दूसरा अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान जो अभी न्यूज़ में है। तीसरा वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ द कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट्स ये वाला, ठीक है, ऑफ द कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ द, इनमें से कोई भी 3 याद कर लो, मध्य प्रदेश। XC2 में भाई आउटसाइड देयर हैबिटेट्स, ठीक है, जैसे हमने पॉलन ग्रेन है कोई, उस पॉलन ग्रेन वो ख़त्म होने वाला है, तो उसका मैंने पॉलन, कोई प्लांट है उसका पॉलन ग्रेन उठाया मैंने, उसको -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में उसको मैंने प्रिजर्व कर लिया, लिक्विड नाइट्रोजन में। तो ये मैंने उसकी जो ये जहाँ है वहाँ थोड़ी प्रिजर्व किया है, मैंने इसको एक पर्टिकुलर लैब में प्रिजर्व किया है। तो इसको हम लोग इस स्टेप को, इस XC2 कंजर्वेशन को हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हुई हमारी कहानी। फिर दूसरा है XC2 में, ये एग्जाम्पल्स हैं, जूलॉजिकल पार्क, जू जहाँ हम एनिमल्स को देखते हैं, बोटैनिकल पार्क्स, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, ये सब क्या हैं, ये ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमने ऑर्गेनिजम्स को ला के छोड़ दिया है, देख रहे हो, वाइल्ड लाइफ सफारीज वगैरह। जेनेटिक रिसोर्सेज सेंटर्स, ठीक है।
जीन बैंक्स और क्रायो प्रिजर्वेशन। जीन बैंक्स मतलब जहाँ हम जीन्स को बचा रहे हैं, रख रहे हैं। बोटैनिकल गार्डन्स। नाउ हॉटस्पॉट्स बच्चों, ये भी ना इन सीटू में ही आता है वैसे, ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन में ही हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। हॉटस्पॉट मतलब वो एरिया जहाँ पे स्पीशीज़ की बड़ी रिचनेस है, स्पीशीज़ की बड़ी रिचनेस है। और यहाँ पे हम एक टर्म यूज़ करते हैं एंडेमिज्म, मतलब ये स्पीशीज़ आपको, इंडिमिज्म का मतलब है वो स्पीशीज़ आपको एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेंगी, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। जैसे कंगारू वगैरह जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते, तो इसको हम एंडेमिक स्पीशीज़ बोलते हैं और इस प्रक्रिया को हम एंडेमिज्म बोलते हैं। ये ज़्यादातर खतरे में होते हैं क्योंकि एक ही जगह मिलते हैं, अगर ख़त्म हो गए तो फिर ख़त्म हो गए। दीज आर द रीजन्स विद वेरी हाई रिचनेस, स्पीशीज़ रिचनेस, पहला पॉइंट। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, दूसरा पॉइंट। मोस्ट थ्रेटन्ड होते हैं, ठीक है। हमारी अर्थ पे 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ हैं और 34 हॉटस्पॉट्स हैं। हमारी इंडिया उनमें से वन ऑफ देम है 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज़ में। और यहाँ 34 हॉटस्पॉट्स में हमारी इंडिया में 3 मेजर हॉटस्पॉट्स हैं। पहला वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय, ठीक है, ये हमें याद रखनी है। देखो इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, दिस इज वेस्टर्न घाट। All the hotspots cover only less than 2% of the earth land, but the species richness is extremely high. तो इनको और प्रोटेक्शन ऑफ हॉटस्पॉट रिड्यूस द ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन बाय 30%। जब हम हॉटस्पॉट को बचा रहे हैं तो 30% एक्सटिंक्शन ख़त्म हो गई। अब ये लास्ट पार्ट है हमारी इकोसिस्टम का, कि हमने क्या किया अपने बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। हमने क्या किया, हम लोगों ने मीटिंगें बिठाई। सबसे पहली मीटिंग थी अर्थ समिट, जो रियो दी जेनेरियो में हुई थी 1992 में। इसमें ये बोला गया कि भाई सस्टेनेबल इस्तेमाल किया जाएगा बायोडाइवर्सिटी का। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि जो हमारे फ्यूचर में जो लोग होंगे उनको, हमारे डिसेंडेंट्स को अवेलेबल हो, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी करनी ज़रूरी है। शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हुई अर्थ समिट में। फिर दूसरा हुआ वर्ल्ड समिट, जो जोहान्सबर्ग में हुआ 2002 में। एक हुआ 1992 में, एक हुआ 2002 में जोहान्सबर्ग, और दूसरा पहला जो था रियो दी जेनेरियो। द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल, ये मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ही मीटिंग बिठाई गई थी, ठीक है, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नाम की जगह पे। अब ये याद रखना बच्चों कि ये जो वर्ल्ड समिट था इसमें 190 कंट्रियों ने प्लेज लिया था कि भाई हम, मतलब शपथ ली थी कि भाई हम बायोडाइवर्सिटी लॉस को होने से बचाएंगे। चलिए बस हो गया हमारा इकोसिस्टम ख़त्म। अब हम मिलते हैं, इकोसिस्टम के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी भी ख़त्म हो गई, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर। अब हम लोग इनके PYQs करेंगे। बाय, टेक केयर।